हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जलवायु विज्ञान की महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को, जो आने वाले यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ यह जो प्रश्न है हमारे पेड कोर्स में संचालित टेस्ट के माध्यम से किया गया था, जिसमें हम लोगों ने 50 प्रश्नों का आंसर देख चुका था। आज हम लोग देखेंगे 51 से लेकर 75 तक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनके आंसर्स को। आंसर्स आपको जो है डिस्क्रिप्टिव वे में वर्णनात्मक तौर पर मिलेंगे, तो संपूर्ण क्वेश्चनों को आप अंतिम तक देखें। इससे संबंधित प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चक्रवात की आँख यानी कि चक्रवात की आँख की उपमा प्रदान की गई है। चक्रवात की आँख की उपमा किसे प्रदान की गई है? निम्न दाब का केंद्र, उच्च दाब का केंद्र, उपोष्ण दाब का केंद्र या फिर उपोष्ण निम्न। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी हम चक्रवात की बातें करते हैं और करंट में अभी चक्रवात आया हुआ है, तो उसके केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है। हमेशा चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब का केंद्र होता है, यानी कि उसके केंद्र में आपका तापमान जो है, कहें कि निम्न दाब। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा पहले, कि एक लो प्रेशर बेल्ट होता है और एक आपका हाई प्रेशर बेल्ट होता है, और इसका तापमान के साथ उल्टा संबंध है। लो प्रेशर बेल्ट कहने का मतलब है तापमान अधिक होना, और हाई प्रेशर बेल्ट कहने का मतलब है तापमान का कम होना। जैसे कि मानसून के आगमन के समय हमारा चक्रवात की उत्पत्ति होती है, तो भारतीय जो हिस्सा है, और हेली महोदय ने जो थर्मल सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो उसमें देखिएगा कि लो प्रेशर का बेल्ट जो हमारा राजस्थान का यानी उत्तर पश्चिमी भाग बनता है, जो उत्तर पश्चिमी भाग लो प्रेशर का बेल्ट बनता है, कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका तापमान जो है काफ़ी अधिक होता है। और चक्रवात के संदर्भ में भी यही कहा जाता है कि उसके केंद्र में लो प्रेशर निम्न दाब का केंद्र होता है, जिसमें तापमान जो है काफ़ी अधिक पाया जाता है, और हवा जो है हमेशा निम्न दाब से उच्च दाब से जो है निम्न दाब की ओर गतिमान करती है। लेकिन मानसून के उद्भव के समय संदर्भ में हेली महोदय का थर्मल सिद्धांत जो है, फ्लोन महोदय का जो डायनामिक सिद्धांत है, जेट स्ट्रीम की संकल्पना है, लेकिन वास्तव में उनसे संबंधित अनेकों संकल्पनाएं हैं, जिसका वर्णन मैं आने वाले समय में लेक्चर्स के माध्यम से करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है चक्रवात की आंख का, वो निम्न दाब का केंद्र का उपमा उसको दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है कि ताउते, ध्यान दीजिए कि ताउते चक्रवात अरब सागर से उत्पन्न माना जा रहा है। तो ताउते चक्रवात जो विगत कई दिनों से अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, तो इसका नामकरण म्यांमार ने किया। ये बर्मी शब्द से लिया गया है। तो जिसका अर्थ क्या है? तो जिसका अर्थ हमारा है छिपकली। जिसका अर्थ हमारा क्या है? छिपकली है। और वर्तमान में अभी हमारे पास बंगाल की खाड़ी से यस नामक जो तूफान है, उसकी उत्पत्ति हो चुकी है चक्रवात की। अगला प्रश्न है कि विश्व को प्राकृतिक प्रदेश में बांटने की योजना सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो विश्व के प्राकृतिक प्रदेश की बांटने की योजना हर्बर्टसन महोदय ने सर्वप्रथम बनाई थी। इसके बाद हमारा प्रश्न आता है, कोपेन ने किसके वनस्पति मंडलों के आधार पर विश्व जलवायु को 5 भागों में विभक्त किया? ध्यान दीजिए, ये काफ़ी आपका जो है VVI क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कोपेन महोदय ने किसके वनस्पति मंडल के आधार पर विश्व जलवायु को 5 भागों में विभक्त किया था? तो ये आपका आंसर होगा केंडल महोदय। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो आंसर होगा केंडल महोदय। केंडल महोदय ने सामान्य तौर पर आपका 5 वनस्पति मंडल के बारे में बात किया था, जिसमें मेगाथर्मल, जीरोफाइट, ध्यान दीजिए कि मेगाथर्मल, जीरोफाइट, मेसोथर्मल, उसके बाद माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं फिर से, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मेगाथर्मल, जीरोफाइट, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल जो वनस्पति मंडल था विश्व का, केंडल का, इन्होंने
1784 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, इस वनस्पति मंडल की व्याख्या 1784 ईस्वी में किया था कैंडोल महोदय ने। तो इसी को आधार मानकर कोपन महोदय ने विश्व की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में बांटा है, अनेक उपभागों में भी बांटा है। 5 भाग जो है ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, ए, बी, सी, ध्यान दीजिएगा, ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, इसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर होगा वो आपका कैंडोल हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि किसी क्षेत्र विशेष के जलवायु के निर्धारण कितने वर्ष के जलवायुवीय तत्वों के अध्ययन पर किया जाता है। यानी जलवायु का अगर हम निर्धारण करना है तो हमें कितने वर्ष के जलवायु के तत्वों को आधार मानकर उसका निर्धारण करना होता है। तो वो आपका 35 से 50 वर्ष के जलवायु तत्वों को आधार माना जाता है और उसी के आधार पर हमारा जलवायु के तत्वों का निर्धारण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये इक्विनॉक्स यानी विषुव से संबंधित हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना ये है कि इक्विनॉक्स क्या होता है। तो आप ग्लोब पर देखिएगा कि ग्लोब पर हमारा 3 मूल रेखाएं हैं, अक्षांशीय स्तर पर 3 मूल रेखाएं, जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, तो विषुवत रेखा पर जब सूर्य लंबवत होता है, जब दिन और रात बराबर होता है, तो उसे हम इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुव कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, जब विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होता है और सूर्य लंबवत होता है तो हम इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन भी आपका इसी के संदर्भ में है। इक्विनॉक्स अर्थात विषुव वर्ष में 2 बार जब दिन और रात बराबर होते हैं तो होता है। अब डेट इसका देखना है कि कब कब ये बराबर होता है। तो एक 21 मार्च में और एक 23 सितंबर में। ठीक है, 21 मार्च में एक लंबवत होता है विषुवत रेखा पर और 23 सितंबर को ये लंबवत होता है, इसीलिए हम इक्विनॉक्स कहते हैं। यहाँ पर दिन और रात जो है बराबर होती हैं उस दौरान। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है 57 का। वो प्रश्न हमारा है, गर्म सेक्टर अवस्थित होता है। ध्यान दीजिए कि गर्म सेक्टर आपका अवस्थित होता है। कहाँ गर्म सेक्टर अवस्थित होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। ये आपका जो आंसर होगा इसमें वो हो जाएगा, आंसर आपका गर्म और ठंडे क्षेत्र के वताग्र में। गर्म और ठंडे वताग्र के क्षेत्र जो होता है, जो जोन बनता है, उस जोन को, यानी वताग्र का जो एरिया, एक तरफ आपका ठंडा वताग्र है, एक तरफ गर्म वताग्र है, तो इस दोनों के मिलन क्षेत्र के आसपास जो है गर्म सेक्टर जो होता है, जोन बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं गर्म सेक्टर। गर्म और ठंडे वताग्र के क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। 58 नंबर का प्रश्न है कि जेट धाराओं, ध्यान दीजिए, जेट धाराओं के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है। जेट स्ट्रीम के बारे में, जेट धारा के बारे में। जेट धारा अगर हम बात करें नॉर्मल वे में, पहले मैं बता देता हूं कि जेट धारा एक प्रकार से हमारा क्षोभ मंडल, ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रवाहित होती है। कहाँ प्रवाहित होती है तो ये ऊपरी क्षोभ मंडल में, और ये हम कहेंगे कि पछवा पवन का एक हिस्सा है। ये हमारा पछवा पवन का एक हिस्सा है जेट धारा। तो जेट धारा के संदर्भ में कौन सा हम बात कर लेते हैं कि जेट धारा के संदर्भ में देखिएगा कि ये क्षोभ सीमा के निकट प्रवाहित होती है। इनकी गति 30 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होती है। इनके चारों ओर प्रखर लंबवत और क्षैतिज वायु कर्तन होता है। ये प्रवण वायु धारा है। तो सबसे ही पहले मैंने कहा कि ये पवन जो है पछवा पवन का हिस्सेदारी में आता है। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए ऐसे तो देखा जाए लगभग सभी लग रहा है, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक आंसर होगा वो इस क्वेश्चन के आधार पर आपका हो जाएगा, ये प्रवण वायु धारा होता है। ये एक वायु धारा है जो पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करती है, और इसके कारण, इन जेट धाराओं के कारण भारत में मानसून जो भी है प्रभावित होता है, या फिर कहें मानसून का जो यहाँ पर क्रियाविधि संचालित होता है। अगला प्रश्न है, नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है। नेफोमीटर में, ठीक है, नेफोमीटर में हमारा किसका मापन किया जाता है। वर्षा की मात्रा, बादल का दिशा, सागरीय लवणता। 3 में से 3 ऑप्शन मैंने इसको सेट किया है, वर्षा की मात्रा, बादल का दिशा और सागरीय लवणता। तो नेफोमीटर किसको मापन करता है। नेफोमीटर बादल की दिशा को मापन करता है। ठीक है, तो ये सभी यंत्र हैं एक प्रकार का, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। नेफोमीटर बादल की दिशा को मापन करता है, बादल का डायरेक्शन देखता है वो। उसके बाद आपका प्रश्न आता है
कोपेन की CS जलवायु मिलती है? ध्यान दीजिए कि कोपेन की CS जलवायु मिलती है। कहाँ पर कोपेन की जो है CS जलवायु मिलती है? ऑप्शन है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र, मध्य मरुस्थलीय क्षेत्र, मध्य अक्षांशीय या फिर उपोष्ण मरुस्थल। तो इसको आप देखिए कि इसका आंसर हमारा क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आने वाले समय में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो CS जलवायु आपको मिलता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। और इसका विशेषता क्या है इस जलवायु का, जब आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि इसमें शीतकालीन वर्षा होता है, ग्रीष्मकालीन में वर्षा नहीं होता है। साथ ही साथ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो है अनेक फलेदार रसेदार फल का खेती किया जाता है, सब्जियों का खेती किया जाता है, यानी कि बागवानी खेती इस क्षेत्र में इस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि कोपेन ने, ध्यान दीजिए, कोपेन ने मानसूनी जलवायु को प्रस्तुत किया है। AF, AS, AW, AM 4 ऑप्शन आपके पास है। तो मानसूनी जलवायु AM, मानसूनी जलवायु जो है AM के तौर पर प्रस्तुत किया है कोपेन महोदय ने। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस जलवायु का नाम बताएं जहां पूरे साल वर्षा होती है। तो पूरे साल वर्षा होती है तो वो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पूरे साल वर्षा होती है। यहाँ पर आपका दिन के 2 बजे तक घनघोर बादल छा जाती हैं और फिर उसके बाद बरसात शुरू हो जाती है। यानी कि आपका दिन का जो सुबह का शिफ्ट है तो उसमें धूप होता है और उसके बाद दोपहर के बाद का जो शिफ्ट है उसमें वर्षा होता है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं और ये सालों भर वर्षा के लिए जाना जाता है। उसके बाद आपका जो प्रश्न है, जाड़ों में वर्षा किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो अभी मैंने कहा कि जाड़ों में वर्षा हमारा भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, रसदार फलों का स्वर्ग किस जलवायु प्रदेश को कहते हैं? रसदार फलों का स्वर्ग, ध्यान दीजिए, रसदार फलों का स्वर्ग किस जलवायु प्रदेश को कहते हैं? तो ये आपका भूमध्य सागरीय। अभी मैंने कहा था कि CS जलवायु भूमध्य सागरीय, शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागरीय, रसदार फलों का स्वर्ग भूमध्य सागरीय। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगला प्रश्न है, वर्षण प्रभाविता का सूत्र है। ठीक है, वर्षण प्रभाविता का सूत्र है। तो आपका देखिएगा, जब आप थॉन्थवेट पढ़िएगा तो थॉन्थवेट में आपको सूत्र मिलेगा PE115 P/T-10 10⁻15। ये वर्षण प्रभाविता का सूत्र है थॉन्थवेट महोदय का। थॉन्थवेट महोदय ने जलवायु का वर्गीकरण में वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता को आधार माना है और उसी के आधार पर उन्होंने जो है एक सूत्र का भी, जिसमें आर्द्रता प्रदेश, तापमान प्रदेश के तौर पर उन्होंने जो है देखा है। इनका वर्गीकरण में एक 1931 में पहला बार इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया, फिर उसका संशोधित वर्गीकरण जो है 1948 में इन्होंने प्रस्तुत किया थॉन्थवेट महोदय ने। तो 31 का जो प्रस्तुतिकरण है, 31 के प्रस्तुतिकरण में आपको ध्यान दीजिए, वर्षण प्रभाविता, तापीय दक्षता और मौसमीय वर्षा का वितरण के बारे में उन्होंने बताया था। ये 3 चीज़ है जो आपको 31 में उन्होंने बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा प्रश्न है, कार्बन का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण, ध्यान दीजिए कि कार्बन का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण से हटाया जाता है। ये ग्लोबल वार्मिंग चैप्टर से मैंने इसको सेट किया है कि कार्बन का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण से हटाया जाता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हरा कार्बन को जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा वातावरण से हटाया जाता है। अगला प्रश्न आता है, नीला कार्बन प्राप्त किया जाता है। नीला कार्बन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो समुद्री पारितंत्र से नीला कार्बन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, मैरीन इकोसिस्टम से। उसके बाद आपका जो प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी है? तो हेज़ल महोदय ने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना प्रदान किया है। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है कि अम्लीय वर्षा, ठीक है, अम्लीय वर्षा किससे निर्मित होता है? तो इसका आंसर देखिए, वाहनों के धुएं से निर्मित, नाइट्रोजन ऑक्साइड निर्मित और जीवाश्म ईंधन से बना। तो ये सभी आंसर होगा। अम्लीय वर्षा वास्तव में आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो आपका
जीवाश्म ईंधन है उनका परिणाम है आपका अम्लीय वर्षा। उसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन है, मावठ किसके कारण होती है? मावठ जो है किसके कारण होती है? तो मतलब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात होती है तो उसके कारण मावठ होती है, हिंद महासागर का चक्रवात है उसके कारण होती है, भूमध्य सागरीय चक्रवात है उसके कारण होती है, भूमध्य रेखीय चक्रवात। तो मावठ जो है ये भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण उत्पन्न होती हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मानसून का आगमन यानी दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत में किस तिथि को होती है? तो सर्वप्रथम भारत में मानसून का आगमन जो है 25 मई को होता है और 1 जून को वो केरल में प्रवेश कर जाता है। 25 मई को ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। ध्यान दीजिएगा कि ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा में जो अंडमान निकोबार है यहाँ सबसे पहले ये आता है 25 मई को। श्रीलंका, अंडमान निकोबार और मम्यार इस क्षेत्र में 25 मई को आता है। उसके बाद फिर जो मानसून है वो 1 जून को केरल में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद आपका है कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? मानसून का प्रत्यावर्तन काल आपका कौन सा है? तो मतलब ये है प्रत्यावर्तन काल का अर्थ होता है कि लौटता हुआ मानसून। तो सितंबर से दिसंबर, 1 सितंबर से ये लौटना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद 73 नंबर प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक वायुदाब यंत्र किस क्षेत्र के पास रहता है सबसे ज़्यादा? तो जब आप मानसून का थ्योरी पढ़िएगा तो मानसून के थ्योरी से आपका पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो बेकाल झील जो एशिया का है, तो बेकाल झील में आपका सबसे ज़्यादा हमारा वायुदाब देखने को मिलता है। और मानसून उत्पत्ति में जब सिद्धांत पढ़िएगा तो ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है, यहाँ पर एंटी साइक्लोन डेवलप करता है। उसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है 74 नंबर का कि किस विद्वान ने भूमंडलीय ताप वृद्धि को मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस कहा है? ठीक है, किस विद्वान ने भूमंडलीय मतलब ग्लोबल वार्मिंग को मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस कहा है? तो मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस रोजर रेवेल ने कहा है। इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि रोजर रेवेल ने ग्रीन हाउस जो है ग्लोबल वार्मिंग को रोजर रेवेल ने मानव निर्मित गैस कहा है। और आज का अंतिम प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। भारत सरकार की एक रिपोर्ट का कहना है कि पिछले दशकों में देश में तापमान में वृद्धि और मानसून में कमी का सामना किया है। ध्यान दीजिए कि भारत सरकार के एक रिपोर्ट का कहना है कि पिछले दशकों में देश में तापमान में वृद्धि और मानसून के कमी का सामना किया है। यह रिपोर्ट बताती है कि 21वीं सदी के अंत तक भारत में तापमान बढ़ोतरी होगा। 21वीं सदी के अंत तक ये बढ़ जाएगा 4.4 डिग्री सेल्सियस, 21वीं सदी तक अंत तक। ठीक है, 4.5 डिग्री आपका बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा कुल 25 प्रश्न थे। तो मैंने सभी प्रश्नों को कुल हमने 75 प्रश्न क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस किया है तीनों वीडियो में। दोनों का लिंक आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और इसी प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एनी क्वेरीज ऑफ ज्योग्राफी से संबंधित आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।